हेलो बच्चों, सो माई सेल्फ ऋषि गुप्ता और आज हम जो टेस्ट कंडक्ट हो रहा है उसके पेपर के सॉल्यूशन की बात करेंगे फिजिक्स की, राइट। कह रहा है व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड एन ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर आप सबको पता है मेरे पास इस तरह से होता है, ये मेरे पास उसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हो गया उसका पोल, और कह रहा है ऑब्जेक्ट मेरा रखा है पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते थे तो आपको याद होगा कि मेरे पास यहाँ पे इसका जो इमेज बनता था वो इमेज ऐसा कुछ बनेगा। अगर मैं इसका रे डायग्राम बनाऊं तो रे डायग्राम कुछ इस तरह से निकल के जाएगा, ठीक है ना। तो ये उसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा हमेशा। तो ये इमेज कैसा है आपके पास, ये बिहाइंड द मिरर बन रहा है और बिटवीन पोल एंड फोकस, इसका फोकस ये यहाँ पर है, तो बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में ही हमेशा बनेगा और इरेक्ट बनेगा। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर मतलब वैल्यू बेस्ड पे ही है। कह रहे हैं नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई। नॉर्मल आई के लिए नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, इसको हमेशा याद रखे रहना, ठीक है। कि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर से पास में लाके देखेंगे तो ये चीज मुझे थोड़ी सी ब्लर नजर आने लगेगी। तो सबसे नियरेस्ट पॉइंट ताकि मैं इसको क्लियर देख सकूं वो मेरे पास कितना होता है, वो 25 सेंटीमीटर होता है। तो 5 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि मेरे पास दो रेजिस्टेंस है R1 एंड R2, ठीक है। ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, दोनों किस में जुड़े हैं, पैरेलल में जुड़े हैं। और कह रहा है इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट है I1 और इस वाले में करंट फ्लो हो रहा है I2, और इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस चूंकि पैरेलल में जुड़े हैं तो सेम होगा। और यहाँ से जो हीट निकल रहा है वो होगा H1 और यहाँ से जो हीट निकल रहा है वो है H2। अब मुझे H1/H2 का रेशियो निकालना है, तो आपको H का फॉर्मूला पता होगा, ये होता है V²/R × T, जहां T एक H क्या बोल रहा है फॉर 1 सेकंड के लिए, T की वैल्यू 1 सेकंड है, यानी H की वैल्यू कितनी हो जाएगी V²/R। तो यहाँ पे H1/H2 का एक बार रेशियो लेना। H1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V तो पोटेंशियल दोनों रेजिस्टेंस का सेम है, तो V²/R1 डिवाइडेड बाई V²/R2 हो जाएगा। V² से V² कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा R2 डिवाइडेड बाई R1 हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर कितना मिल जाएगा, H1/H2 = R2/R1। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर लेते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ VI गिवन बिलो, V वर्सेस I का ग्राफ दिया है और ये कुछ इस तरह का ग्राफ है। तो रेजिस्टेंस कितना होगा, फिर वही V = IR होता है, तो IR की वैल्यू कितना होगा V/I, और V/I क्या है, इसका स्लोप ही तो है। तो एक बार ग्राफ में प्लॉट करता हूँ। तो कह रहा है जब मेरे पास करंट 5 एम्पियर है तो उससे पोटेंशियल कितना है 3 वोल्ट है। तो एक बार वैल्यू पुट कर देता हूँ, V की वैल्यू जब 3 वोल्ट है तो ये कितना आ रहा है 5 आ रहा है, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 0.6 ओम के आसपास हो जाएगा। यानी आंसर मुझे कितना मिल जाएगा, आंसर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देख ये आपका इंफॉर्मेशन बेस में है कि मेरे पास एक जो सोलर सेल होता है वो सनलाइट के एक्सपोजर में 0.5 से 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर पाता है। उसके वजह से जो पावर जनरेट हो रहा है वो कितना होता है। तो आपको याद रखना रहेगा कि अगर मेरे पास इसका पोटेंशियल लगभग 0.57 के आसपास होता है, तो अगर इसके ड्यूरेशन के बीच में एक सोलर सेल पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रहा है तो यहाँ से जो पावर रिलीज होता है ये अप्रॉक्सीमेट 0.7 वॉट के आसपास होता है। ये आपको इंफॉर्मेशन याद रखना है। इंफॉर्मेशन बेस्ड पे इसका आंसर हो जाएगा बी। यहाँ तक बात क्लियर है। वी विल डिस्कस हियर पी-सेट पेपर केमिस्ट्री पोर्शन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट, ठीक है। तो आपको एक रिएक्शन दी गई है और रिएक्शन के बेस पे हमको बताना है कि इसमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। तो पहला आपके पास जो रिएक्शन है पहले लिख लेते हैं उसको। रिएक्शन लिखा हुआ है 3Fe + 4H2O Fe3O4 एंड + 4H2, ठीक है। हमको चेक करना है कि इसमें किसका रिडक्शन हुआ है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। इसमें कोई कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, इसकी हम बात करेंगे इधर। तो देखते हैं आयरन पे, चूँकि अगर मैं बात करूँ आयरन की, ये न्यूट्रल फॉर्म में है, कंपाउंड फॉर्म में नहीं है, बेटर बोला जाए एलिमेंटल फॉर्म में है, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगा इसका। इन केस ऑफ वाटर
ऑक्सीजन -2 में रहता है, हाइड्रोजन +1 में है। इन केस ऑफ Fe3O4 अगर मैं इसको x मान लेता हूँ तो ये बनेगा 3x माइनस ऊपर होता है -2, 8 = 0। यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा वो आएगा 8/3, तो ये 8/3 हो गया इधर। उसके बाद जो H2 है, ठीक है, ये एलिमेंटल फॉर्म में है, इसको हमने कितना कर दिया 0, बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंटल फॉर्म में कितना होता है 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो साफ साफ जो आयरन है वो 0 से कहाँ गया, 8/3 में गया है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है। और जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो हम इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इसका मतलब आयरन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, तो किसने किया होगा, वाटर ने किया होगा, तो वाटर यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। उसके बाद इन केस ऑफ वाटर हाइड्रोजन +1 में था, और यहाँ देखेंगे हम लोग तो हाइड्रोजन 0 में चला गया है, इसका मतलब +1 से 0 हुआ, कम हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका मतलब ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। रिडक्शन वहाँ पे है वाटर का, तो जिसका होता है रिडक्शन वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है, वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे जो Fe है इसका हुआ तो ऑक्सीडेशन है, बट ये खुद क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और वाटर का हुआ है रिडक्शन, और ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं अभी। आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, सही बात है, स्टेटमेंट 1 सही है। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये भी सही है, बिकॉज वाटर का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। उसके बाद वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये गलत है, बिकॉज वाटर यहाँ पे काम कर रहा है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। एंड फोर्थ इज वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी सही बात है। तो आपके पास ऑप्शन 1, 2 एंड 4, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 करेक्ट है। इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। ये बोला गया है कि एसिड और बेस के बारे में जो स्टेटमेंट हमको चेक करना है यहाँ पे। क्वेश्चन बोल रहा है कि हायर द पीएच, तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड क्या होगा, वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। और दूसरा हमारे पास है लोअर द पीएच फॉर बेस, ये हम चेक करेंगे कि कैसा होने वाला है स्ट्रेंथ। अगर पीएच ज़्यादा है उसका क्या होगा, देखो मान लो सपोज एक मेरे पास एसिड है ए, एक मेरे पास एसिड है बी, तो इसका पीएच अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि सपोज 5 है और इसका पीएच मान लो 1 है, तो इसमें जो H+ कॉन्सेंट्रेशन होगा वो होगा 10⁻⁵, बिकॉज हमको पता है जो पीएच का फॉर्मूला होता है ये होता है माइनस लॉग ऑफ एक्टिविटी ऑफ H, राइट, H+ कॉन्सेंट्रेशन। तो इसकी अगर हेल्प से मैं H+ निकालना चाहूँ, मुझे मान लो 5 pH दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग जो H+ आएगा वो 10⁻⁵ आएगा, और इसके अकॉर्डिंग जो H+ निकल के आएगा वो निकल के आएगा 10⁻⁻1, ठीक है। तो आप देख सकते हो साफ साफ जहाँ पे pH कम है वहाँ पे H+ अच्छा होगा, और चूंकि H+ अच्छा है इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छी हो जाएगी, मतलब लोअर pH वाला अच्छा एसिड होता है और हायर pH वाला वीक हो जाएगा। इसका मतलब आपका स्टेटमेंट यहाँ पे 2 करेक्ट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं बेस के केस में। तो बेस क्या करता है, अगर मान लो आपके पास 2 बेस हैं, एक मान लो मेरे पास बेस है C, एक मेरे पास बेस है D, बेस अच्छा वो होगा जो ज़्यादा हमको OH देगा, OH माइनस जितना अच्छा देगा उतना अच्छा बेस हो जाएगा, ठीक है। तो H अगर सपोज एक बेस का pH 12 है और एक बेस का pH मान लो 13 है, चेक करना है कि ज़्यादा OH किसके पास है, ये हम चेक कर सकते हैं, बिकॉज pH प्लस POH आप देखोगे तो ये 14 आता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। सेम कहानी यहाँ पे हो जाएगी, pH प्लस POH कितना आएगा, 14 आएगा, रूम टेम्परेचर पे 14 आएगा। अगर pH 12 है तो इस केस में जो POH होगा वो 2 हो जाएगा, और इस केस में जो POH होगा वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे मैंने H+ निकाला था सेम मैं निकाल सकता हूँ OH माइनस B, यहाँ से निकल के आएगा मेरे पास 10⁻⁻2, और ये निकल के आएगा यहाँ से 10⁻⁻1। तो आप देख सकते हो जितना ज़्यादा pH आ रहा है उतना कम POH आ रहा है, और जितना कम POH आएगा उतना अच्छा OH माइनस आएगा। इसका मतलब ज़्यादा अच्छा बेस क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। जितना ज़्यादा pH होगा उतना ज़्यादा अच्छा बेस बनेगा, ठीक है। इसका मतलब स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, देखिए हायर द pH वीकर द एसिड, ये हमने देखा अभी। और अगर मैं बेस की बात करता हूं तो जितना pH अच्छा होगा उतना अच्छा बेस बनेगा, इसका मतलब लोअर द pH होगा तो वीकर बेस बन जाएगा। इसका मतलब स्टेटमेंट है हमारा वो सेकंड एंड फोर्थ सही है, तो जो आंसर होगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन ऑकरिंग ड्यूरिंग क्लोर एल्किली प्रोसेस। ये जो क्लोर एल्किल प्रोसेस है इसमें हम क्या करते हैं, क्लोर एल्किल प्रोसेस का जो यूज़ है एल्किली प्रोसेस का वो है NaOH फॉर्म करने में, Cl2 फॉर्म करने में, और NaOH Cl2 एंड H2 फॉर्म करने में। इसमें हम करते क्या है, ब्राइन यूज़ करते हैं। ब्राइन क्या होता है, NaCl का ही सॉल्यूशन है, ठीक है। किस फॉर्म में रहेगा ये NaCl, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, लिक्विड है या एक्वस है। कभी भी हम लोग काम करेंगे NaCl लिक्विड अगर ले लेते हैं इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पे NaCl को इतना गर्म किया कि वो मेल्ट हो गया, उसको यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ हम यूज़ करते हैं इसका ब्राइन सॉल्यूशन जो क्योंकि एक्वस होता है, ठीक है। तो NaCl हमारे यहाँ पे एक्वस होगा, पहली बात तो ये। और चूंकि यहाँ पे
Cl2 गैस बनेगी, H2 गैस, Cl2 और H2 गैस बनेगी तो वो गैस की फॉर्म में बाहर जाएंगे, ठीक है। वाटर यूज क्या आएगा, वाटर यहाँ पे यूज होगा एज सोलवेंट, तो वाटर हमारे पास कैसा होगा, यहाँ पे लिक्विड होगा। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें जो प्रोसेस है वो क्या होगा मैं आपको बताऊंगा अभी, बट यहाँ से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं अभी। देखो आप यहाँ पे बोल रहा है NaCl लिक्विड, पहले आप जो आपके पास ऑप्शन है उसमें लिखा गया है NaCl लिक्विड, गलत है, बिकॉज NaCl यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में यूज नहीं होता है, एक्वस फॉर्म में यूज होता है। सेकंड में आते हैं तो NaCl एक्वस तो है, वाटर यहाँ पे एक्वस लिख दिया, वाटर एक्वस नहीं, यहाँ पे वाटर सोलवेंट है, वाटर लिक्विड फॉर्म में यूज होगा यहाँ पे। तो ये आपके ऑप्शन में सी में आते हैं हम लोग, NaCl एक्वस वाटर लिक्विड, यहाँ तक सही है। NaOH एक्वस बनेगा, मैं आपको बताऊंगा अभी वहाँ पे, यहाँ तक ठीक है। Cl एक्वस नहीं होगा, Cl2 हमारे पास गैस है तो गैस फॉर्म में जाएगा, इसीलिए जो आपका आंसर होगा वो आपका डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है एक्चुअली, इसमें जब हम लोग काम करते हैं तो यहाँ पे यूज होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, या आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर क्लास 12 में। तो जब आप काम करते हो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे तो दो होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोड, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड, ठीक है। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, याद रखना ये आगे भी काम आएगा, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे होता है रिडक्शन, ठीक है। तो जब आप NaCl यूज करोगे तो NaCl में हमारे पास आयन कौन कौन से हैं, यहाँ पे NaCl एक्वस है, Na+ है, Cl- है और वाटर हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन और एनोड की तरफ अट्रैक्ट होता है एनायन, और कैथोड पे होता है रिडक्शन, इसकी तरफ जाएगा कैटायन, वाटर दोनों तरफ जा सकता है। तो यहाँ पे होता क्या है, देखो प्रिंसिपल में मैं नहीं जाऊँगा, किसका पहले होगा किसका बाद में होगा वो सब बाद में सीखेंगे हम लोग, यहाँ पे चल के आपको वो बता रहा हूँ। एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे जो Cl- है ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये बाहर निकल जाएगा गैस फॉर्म में। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे एक तो वाटर है जो आपको H2 गैस बना के देगा, इस पर होता है रिडक्शन, और साथ में आपको मिलेगा OH-। ये आपके पास रिएक्शन है, यहाँ पे आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं हम लोग रिडक्शन। तो इस केस में क्या हुआ, यहाँ से हम H2 गैस मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा मेरे को, यहाँ मिलेगा OH- एक्वस के अंदर। तो मेरे पास सॉल्यूशन में Na+ भी है, तो NaCl क्या Na+ क्या करेगा, इस OH- को पकड़ेगा और कन्वर्ट कर लेगा खुद को NaOH एक्वस के अंदर। तो इसलिए जो NaOH होगा वो हमको मिलेगा एक्वस फॉर्म में, ठीक है। ये आपका आंसर था ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 आई थिंक, आंसर इसका डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट इन नेचर, ये भी एक स्टेटिक क्वेश्चन है, ठीक है, थियोरेटिकल बेस्ड है, ठीक है। नेटिव मेटल्स क्या होते हैं, ये वो मेटल्स हैं जो सिंपल रूम टेम्परेचर वगैरह पे वाटर से, या बेटर बोला जाए ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से रिएक्शन नहीं करते हैं, तो ये ऑक्साइड के फॉर्म में नहीं मिलेंगे। मैक्सिमम मेटल्स रिएक्शन कर लेती हैं, बट गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम ये ऐसे मेटल्स हैं, ठीक है, जो रिएक्शन नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो ये नेचर फॉर्म में हमको नेटिव फॉर्म में मिलेंगी, मतलब गोल्ड हमको गोल्ड की फॉर्म में मिलेगा, ऑक्साइड के बना के हमको नहीं मिलेगा वो सब, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि जो आपका आंसर है वो Au और Ag दोनों हो जाएंगे। तो आंसर में आपके पास कॉपर नहीं होगा, जिंक नहीं होगा, Au होगा, Ag होगा, सेकंड एंड फोर्थ आपका आंसर होगा, जो कि दिया गया आपको ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। बात करते हैं विच अमंग द फॉलोइंग आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए एक्चुअली जो क्वेश्चन है पूरा क्या होता है, हाइड्रोकार्बन जो होता है अनसैचुरेटेड, इसमें आपको पाई बॉन्ड मिलेगा देखने के लिए। अगर एक या एक से ज़्यादा पाई बॉन्ड आ जाए उसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे सिंगल बॉन्ड हैं, यहाँ सारे सिंगल बॉन्ड है, आपको दिख जाएगा यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, मतलब आपके पास जो पहला ऑप्शन है वो है CH3C, CH2, CH2, CH3, यहाँ कोई भी पाई बॉन्ड नहीं आया, सारे सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब ये कैसा कंपाउंड है कि ये है सैचुरेटेड, ठीक है। दूसरे पे आते हैं, हमारे पास दूसरा कंपाउंड क्या है H3C, ट्रिपल बॉन्ड C, CH3, यहाँ आप देख सकते हो ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ पे 1 सिग्मा है और 2 पाई है। जैसे ही पाई बॉन्ड आया कंपाउंड क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा अनसैचुरेटेड। थर्ड जो आपके पास कंपाउंड है वो है CH3CH, CH3 एंड CH3, सारे बॉन्ड यहाँ आपके पास फिर से सिंगल है, तो कंपाउंड कैसा है, ये भी सैचुरेटेड है। जो थर्ड कंपाउंड है CH3C डबल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो 1 सिग्मा होगा, 1 पाई होगा डबल बॉन्ड के अंदर, इसका मतलब कंपाउंड कैसा है, ये भी है अनसैचुरेटेड। इसका मतलब जो आपके पास आंसर है वो बी भी होगा और डी भी होगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू। A very big hello to all the students. So let's start without wasting time. The maleness of a child is determined by, I hope आप सबको पता है, हम लोग के पास में मेल एंड फीमेल में हमारे पास 22 pairs of chromosomes are same. What are these 22 pairs of chromosomes known as? This is known as what? Autosomes.
व्हाट आर दिस नोन एज ऑटोजोन। तो ये हमारे पास सेम है, तो हमको नहीं मालूम पड़ता मेल कौन सा फीमेल कौन सा, बट अ फीमेल विच इज देयर इज हैविंग द 23rd क्रोमोसोम विच इज नोन एज XX एंड अ मेल इज हैविंग XY। दैट मीन्स X से भी नहीं मालूम पड़ता कि ये मेल है कि फीमेल, बिकॉज दोनों के पास, हाँ दोनों X हो गए तो मालूम पड़ता है वो क्या फीमेल। बट मेनली किसने डिटरमाइन किया कि मेल है कि नहीं? इट इज दिस क्रोमोसोम, द क्रोमोसोम नंबर Y या क्रोमोसोम Y डिटरमाइंस द मेलनेस आउट हियर। The X chromosome in the zygote, this is the zygote out here. X chromosome से नहीं मालूम पड़ता बिकॉज वो मेल में भी है फीमेल में भी है। हाँ अगर लिखा था both X chromosome in the zygote तो वो फीमेल बताता है। Y chromosome in the zygote, yes, the option number B is very correct। फिर भी हम थर्ड भी पढ़ लेते हैं। The cytoplasm of the germ cell which determines the sex, no, cytoplasm does not determine the sex out here। सेक्स इज डिटरमाइंड बाई चांस, कोई ऐसा नहीं बाई चांस नहीं है। दिस इज वॉट ओनली बाय द फ्यूजन, दोनों एक्स आया तो फीमेल, एक एक्स एक वाई आया तो मेल। सो देयरफॉर द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी द बी ऑप्शन। फाइन, चलिए क्वेश्चन नंबर, विच इज मेंडल्स डायब्रिड क्रॉस। बट इफ यू लुक एट दैट, थोड़ा सा घुमा के किया है, सो प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली। चलिए देखें हमारे पास में क्या ले लिया उसने ले लिया ये कॉम्बिनेशन कैपिटल R and small y small y। What is it standing for? Round and क्या है? Round and green seeds, ठीक है। और इस साइड में क्या ले लिया? राउंड का ऑपोजिट क्या है? रिंकल्ड है, और रिंकल्ड इज अ रिसेसिव फीचर, फाइन। बट ये ग्रीन जो है रिसेसिव है तो उसको हमने क्या ले लिया? डोमिनेंट फीचर। व्हाट इज दैट? येलो। अब मैं इसको क्रॉस कराऊंगी तो आई एम गोइंग टू गेट दिस हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस से क्या आएगा? इट विल बी राउंड ओनली, और उससे क्या आएगा? इट विल बी रिंकल्ड, फाइन, यही आएगा। इफ आई गो फॉर सेल्फ फिंगेट तो मेरे पास में 4 टाइप का ऑफस्प्रिंग होगा फिनोटाइपिकली। क्या होगा? एक मेरे पास आएगा राउंड एंड ग्रीन, एक मेरे पास आएगा रिंकल्ड एंड येलो, एक मेरे पास आएगा राउंड एंड येलो, एक मेरे पास आएगा रिंकल्ड एंड ग्रीन, यही आएगा। अब उसने क्या पूछा? व्हेन F1 आर सेल्फ, बट दिस इज बीन सेल्फ्ड, द F2 प्रोजेनी विल हैव न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ द कैरेक्टर्स। न्यू कॉम्बिनेशन आएगा, चूज द न्यू कॉम्बिनेशन। तो मेरे पास में राउंड एंड ग्रीन तो ओरिजिनली है ही, रिंकल्ड एंड येलो ओरिजिनली है ही, तो मेरे पास न्यू कॉम्बिनेशन क्या आया? राउंड एंड येलो एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन। सो ऑप्शन में देख लेते क्या है। पहला ऑप्शन बोलता है राउंड एंड येलो, दैट मीन्स फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड बोलता है राउंड एंड ग्रीन, नहीं राउंड एंड ग्रीन तो ओरिजिनल था। रिंकल्ड एंड येलो भी ओरिजिनली था, रिंकल्ड एंड ग्रीन दैट इज फोर्थ। Therefore, the answer for this happens to be 1 and 4. And which option is that? That is option number B. घबराना नहीं है, क्योंकि हमारे पास में बुक्स में क्या लिखा है? राउंड एंड येलो लिखा है, रिंकल्ड एंड ग्रीन लिखा है, पर हमने यहाँ पे घुमा दिया आपके लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, in the given food chain, suppose the amount of energy at the fourth trophic level is 5 kilojoules, but उसके पहले this is transfer of energy। तो हमारे पास क्या लॉ है? 10% एनर्जी फ्लो, यही है ना। दैट मीन्स हमारे पास T1 है, T1 से T2 में, T3 में, T4 में, T5 भी लिखा हो यहाँ पे। चलो T5 लिखा है। पहला मेरे पास T1 में लिखा ग्रासेस। व्हाट आर ग्रासेस? ग्रासेस आर द प्रोड्यूसर्स। फिर उसके ऊपर ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर जो है मेरे पास हर्बीवोर है यहाँ पर, ठीक है। फिर मेरे पास में आ गया फ्रॉग विच इज द फर्स्ट कार्निवोर। फिर मेरे पास आ गया स्नेक विच इज द सेकेंड कार्निवोर, एंड द टॉप कार्निवोर आउट हियर इज हॉक। अब द पॉइंट इज यहां से ग्रासेस आर हैविंग मैक्सिमम एनर्जी, वो अपना 10% इसको देगा, किसको? ग्रास हॉपर को। ग्रास हॉपर से कितना जाएगा? 10% आउट हियर, एंड ऐसे करके जाएगा। अब द क्वेश्चन सेज दैट फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, कौन है फोर्थ ट्रॉफिक लेवल? ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल के पास में कितनी एनर्जी है? 5 kilojoules। अब पूछा है व्हाट विल बी द एनर्जी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल। दैट मीन्स इसका ढूंढना है, तो चलो हम पीछे चलते हैं। यहां से मैंने इससे एनर्जी ली थी, जब मैंने इससे एनर्जी ली थी तो कितना परसेंटेज इसके पास आया? ओनली 10%। तो 10% ऑफ डैश इज 5। व्हाट इज दिस? ऑब्वियसली 50 kilojoules। मैंने आपको सिखाया था, एक जीरो कम कर लेना। फिर यहाँ पे ग्रास हॉपर से इसके पास कितनी आई थी? 10। दैट मीन्स 10% ऑफ डैश इज व्हाट? 50। तो क्या होगा आंसर यहाँ पे? 500।
किलो जूल्स। फिर उसके पास में वहां से आई, तो यहां से जब मेरे पास में आई उसका 10% आया, तो कितना है उसके पास में 5000 किलो जूल्स। जिसको ऐसे नहीं आता दूसरी साइड देखो, 5000 का 10% हो जाने से 500, उसका 10% होने से 50, उसका 10% होने से 5, तो दैट इज वाई द टॉप वाला जो है ट्रॉफिक लेवल, उसके पास कितनी एनर्जी हो गई 5000 किलो जूल्स। दैट हैपेंस टू बी द डी ऑप्शन। फाइन, चलिए। Which of the following statement is incorrect? All green plants and blue green algae are producers. Obviously plants producers होते हैं, blue green algae भी first oxygenic photosynthesis करने वाला ग्रुप था, so that means A is correct. कोई प्रॉब्लम नहीं है A से। Let's talk about B. Green plants get food from organic compounds. ग्रीन प्लांट्स तो खुद खाना बनाते हैं, कहाँ से लेते हैं? सॉइल से। सॉइल में क्या होता है? मिनरल्स। सो दैट मीन्स दे गेट फूड, नहीं दे मेक फूड। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। लेट्स टॉक अबाउट द सी स्टेटमेंट। प्रोड्यूसर्स प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी मैंने आपको यही बोला, मिनरल से बनाते हैं, सॉइल से लेते हैं। व्हाट इज दैट? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो दिस इज करेक्ट। लेट्स टॉक अबाउट द डी ऑप्शन। Plants convert solar energy into chemical energy, that is known as photosynthesis, so which is also correct. पर क्वेश्चन में क्या पूछा है? Incorrect. Therefore, the B option is incorrect and the answer for the question. चलिए, question number. Given below is the figure at the various trophic levels are shown in a pyramid. Very correct. At which trophic level is maximum energy available? सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में? अभी मैंने आपको सिखाया मैक्सिमम एनर्जी किस में होता है? टॉप, उसमें टॉप मतलब फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में, टॉप वाला नहीं, उसमें नहीं, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में वो जाके ट्रांसफर करता है 10% टू द T2, फिर T2 से T3 में 10%। दैट मीन्स मेरे पास मैक्सिमम एनर्जी T1 से फ्लो होके T2 के पास जाएगी, T2 से जाके T3 के पास एंड सो ऑन। सो मैक्सिमम एनर्जी इज अवेलेबल विद द T1। So that means the answer for the question happens to be the C option. Question number, which of the following statement is or are true about heart? So first of all हम एक काम करते हैं, heart का double circulation समझ लेते हैं, okay? That is answer is this, your C. तो ये कैसे हुआ देखो, this is heart, fourth chamber, right auricle, right ventricle, left auricle, left ventricle, body, and this is lungs. Now thing is that the body is giving deoxygenated blood to right auricle, that is going to right ventricle. Then after that, with the help of pulmonary artery, the deoxygenated blood is going towards lungs. Now from lungs, the pulmonary veins oxygenated blood leke it is going towards left auricle, then to left ventricle, then with the help of aorta it is supplying towards body again, okay, oxygenated blood. So in that case, the double circulation, the heart is receiving blood twice. Now what are the statements? Left atrium receives oxygenated blood from different parts of the body, while right atrium receives deoxygenated blood from lungs. No, this is incorrect. Left ventricle pumps oxygenated blood to different body parts, while right ventricle pumps deoxygenated blood to lungs. Yes, क्योंकि यहाँ पे हमने दिखाया this right ventricle is pumping deoxygenated blood. This is deoxygenated blood towards lungs. Okay. Now third option, that is third statement, left atrium transfers oxygenated blood to right ventricle while sends it to the different body parts. No, whenever left auricle is receiving oxygenated blood from lungs with the help of pulmonary veins, it is received by left ventricle and directly pour into the aorta. Now aorta is supplying oxygenated blood towards the body. This will be the correct option, but in case of statement number 3, this is incorrect. Now number 4, right atrium receives deoxygenated blood from different parts of the body, while left ventricle pumps oxygenated blood to different parts of the body. Correct, because this particular portion, that is right auricle, is receiving the deoxygenated blood from the body, and this particular portion, left ventricle, is supplying the oxygenated blood towards the body. So in that case, the answer is C. Okay, now we're moving to the next question, which is a correct sequence of the component of reflex arc. Now the thing is that the answer will be D. So in what way it is D? I am explaining it. The answer is D. I am changing the color. Now in reflex arc, the receptor is, suppose, the knee area or the knee muscle. Knee area muscle. With the help of hammer or something, we are giving
pressure in the knee part. So in that case, the receptor is taking the information from the environment. After that, it will pass that same information to the sensory neuron. Now sensory neurons are part of afferent nerves, which is taking the information from environment. Afferent nerves bundles itself is made up of sensory neuron because they are taking the information from receptors. Now the thing is that after afferent nerve, this is given to the spinal cord. Before that, the spinal nerves will act on it. Spinal nerves, in higher classes you will get the name, but for simple explanation I am writing as a simple spinal nerves. Now after spinal nerve, this is going to the central nervous system. There is mainly our spinal cord is also a part of the central nervous system. Then here they are interpreting this information, and after that our body will show action and reaction with the help of motor neuron via muscle. Okay. Now motor neuron is coming out. This is motor neuron and this is a part of efferent branch. This is part of efferent branch. Okay. Now this efferent branch is giving information to muscle. In our muscle, there are certain neuromuscular junctions are there. You will get in the higher classes. With the help of this neuromuscular junction, muscle will show certain response, and whenever we are giving pressure to certain area, our body will show certain quick response, and this is nothing but a type of reflex action. Now this type of reflex action is nothing but a simple stretch reflexes which normally seen with the help of which is normally send the signal with the help of spinal cord. But whenever we are taking the example like breathing, like your heartbeat regulation or vomiting, salivation, these are vital reflexes which are normally controlled by brain and is also part of central nervous system. So we know that the central nervous system is divided into brain and spinal cord. The vital reflexes are actually under the control of brain and simple stretch reflexes are actually under the control of spinal cord. So therefore they have mentioned the spinal cord instead of brain. Okay, and this is the best example whenever we are dealing with a muscle or whenever we are dealing with a bone or the pin pricking on a fingertip, everything is actually associated with the spinal cord reflex action. Okay. Question number 4. Which of the following statements about transmission of nerve impulse is incorrect? Now the first option is nerve impulse travels from dendritic end towards the axonal end. Now incorrect, this is correct because the nerve impulse is actually received from the dendritic end and is passed towards the axonal end. So first of all, I am drawing one diagram of neurons. In that basis you will get the clear picture of the question. The answer later on we will write. This is a neuron, multipolar neuron with certain dendritic ends. Okay, these are dendritic ends and this is axon and these are synaptic bulbs. So this part is dendrites, this is cyton or cell body, this part is axon and this is synaptic bulb or axonal bulb. Okay, so the first option is correct because the impulse is carried from this part and first dendrite, then it's going to this particular area if you see the arrow like this. Okay, the second one, at the dendritic end, the electrical impulses bring about the release of some chemicals which generate an electrical impulse at the axonal end of another neuron. No, the thing is that if you see the magnified vision or magnified image of this particular bulb, this is like this axonal bulb. It contains certain synaptic vesicle and inside it certain small pole like structures are there. This is nothing but a certain chemical termed as, like for example acetylcholine, it may be GABA, some other neurotransmitter. It is actually stored by the axonal bulb. It's not stored by dendritic area. So in that reference, if you see at the dendritic end, the electrical impulses bring about the release of some chemicals which generate an electrical impulse at the axonal end of another neuron, it is false. This is incorrect because axonal bulbs are involved in the release of neurotransmitter. Dendrites are only receive the electrical impulse or signal and passing it to the axon for the further transmission. Okay, so the B is incorrect. Therefore, our answer is B. Now, what are the other options? In option number C, the chemicals released from the axonal end of one neuron cross the synapse and generate a similar electrical impulse in a dendrite of another neuron. We have already discussed that this particular part is synaptic vesicle, synaptic knob, axonal bulb. It contains inside the synaptic vesicles ball-like structure with certain chemical termed as neurotransmitter. Now this option is correct because already we have explained over with the help of a diagram.
Now number D, a neuron transmit electrical impulse not only to another neuron but also to the muscle and gland. Yes, because in our muscle certain neuromuscular junctions are made with the help of certain neuron and plates together with the circulema. Now in the touch between the circulema and the neuron and plate is termed as motor end plate or neuromuscular junction. Therefore D is also correct. The need of the question is to choose the incorrect option. Therefore the answer is B. We are moving to the next question, that is, this is very simple question. Which of the following endocrine gland is unpaired? Now the thing is that in case of adrenal gland दो रहते हैं, in one kidney, in the right one as well as in the left kidney, in the upper side. Therefore they are also termed as suprarenal glands. Testis 2, ovary 2, but pituitary gland is only one. We cannot refer the anterior pituitary or posterior pituitary as paired because pituitary glands is divided into two pouches. This is two pouches, but they are not paired, they are unpaired. Okay, the answer is C, pituitary. We are moving to the next question. Okay, select the incorrect statement. Here the answer is B. The answer is B. I'm explaining why. Select the incorrect. Now the thing is that reduction in weight of the organism due to starvation is genetically controlled. No. So whenever we are not taking food for some time, the deposited fat inside our body get reduced. In that way we can reduce our obesity also. Okay, so the answer is not directly linked to the genetically modification. Sometime it may happen is actually triggering your changing the genetic makeup, but initial stages when we are not taking food for some days, the fat content lowered down. In that way the body weight get reduced. So answer is B. Now in A, frequency of certain genes in a population change over several generations resulting in evolution. Yes, because certain alleles are there, viable DNA. This viable DNA, whenever they get exposed to different niche like climate, different food or different habitat, in that case the changes the allelic frequency. Now the change of allelic frequency is a reason of change of phenotypic expression and it leads to speciation. So in that case A is correct. Now answer this option C. Why it is correct? Low weight parents can have heavy weight progeny. Yes, because our diet can change our genetic pattern somehow in a longer term. So in that basis, if the parents are in lower weight or the weight is less in the case of parents, the progenies can gain weight later also in their life. Okay, in the lifespan. Now D, traits which are not inherited over generation do not cause evolution. Certain traits are there which are determined by certain alleles. So in that way, if they are not expressive, they are not related to any evolution because they remain suppressed for generation after generation. If somehow they get expressed, then only they are ready for the speciation or the changes in the allelic frequency. In that term, you can say they can cause evolution. Okay, thank you very much. हेलो एवरीवन, वेलकम टू पोटेंशियल ग्रुप ऑफ एजुकेशन। तो बच्चों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपके मैथमेटिक्स पार्ट का सॉल्यूशन। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, देखो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल एक्सप्रेशन। तो रैशनल एक्सप्रेशन का डेफिनेशन क्या होता है? कोई भी फंक्शन, कोई भी अगर आप एक्सप्रेशन को देख रहे हो जो सम पी ऑफ एक्स बाई क्यू ऑफ एक्स के फॉर्म में है ना, पी ऑफ एक्स बाई क्यू ऑफ एक्स के फॉर्म में है, जहाँ पे पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स क्या है, पोलिनोमियल से, और ऑल्सो क्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो, है ना। तो दोनों क्या होना पड़ेगा, पोलिनोमियल्स होने पड़ेंगे। दोनों पोलिनोमियल पे तो रैशनल बन जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे रूट है, यहाँ पे आपके एक्स पे रूट दिख रहा है, तो दीज आर नॉट पोलिनोमियल। देखो ये नीचे वाला पोलिनोमियल नहीं है, यहाँ पे ये पोलिनोमियल नहीं है, यहाँ पे ये वाला पोलिनोमियल नहीं है। तो ऑब्वियस ही बात है ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। सो ए इज द राइट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि ये इकलौता पोलिनोमियल है। फिर आप बोलोगे सर आपने तो बोला पी ऑफ एक्स बाई क्यू ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स तो यहाँ पे है ही नहीं, क्यू ऑफ एक्स मतलब व्हाट, 1 हो जाएगा, है ना, 1 आप बोल सकते हो ना उसको। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सो इसका ऑप्शन ए 47 का, ठीक है, डन। पे क्या दिया हुआ देखो, इफ द रूट्स ऑफ ए पर्टिकुलर इक्वेशन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन साइन। तो पहले तो उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 बाय एक्स प्लस ए, 1 बाय एक्स प्लस ए प्लस 1 बाय एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 1 बाय सी। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो कितना आ जाएगा देखो, ट्वाइस एक्स प्लस ए प्लस बी टाइम्स सी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये आ जाएगा आपका। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, है ना, माइनस 2cx, ठीक है ना, प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी इक्वल्स टू 0। अब आपको बोला गया है क्या, आपको बोला गया जो रूट्स है, इसके जो रूट्स है वो क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन साइन। तो ये कब होगा आपका, ये तभी होगा ना जब सम ऑफ द रूट कितना आ जाएगा, 0। सो देयरफॉर क्या होना पड़ेगा, इस सम ऑफ द रूट होता है ना, सम ऑफ द रूट कितना आ जाएगा आपका 0, मतलब ए प्लस बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ट्वाइस सी। तो सी कितना हो जाएगा,
a प्लस बी बाई टू, मतलब c को क्या होना पड़ेगा, ए बी का एरिथमेटिक मीन होना पड़ेगा, तभी जाके आपका रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन साइन होगा। फिर आपको पूछा गया है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है आपका, दिस डिवाइड बाय दिस, सम ऑफ द रूट होता है माइनस ऑफ दिस डिवाइड बाय दिस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है दिस डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा आपका, देखो प्रोडक्ट ऑफ द रूट ए बी माइनस ए प्लस बी इंटू सी, क्योंकि ऑप्शन सब ए और बी के टर्म्स में, इसलिए हम सी को एलिमिनेट करेंगे, तो सी कितना है, ए प्लस बी बाई टू, तो ये आ जाएगा आपका ए बी माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर बाई टू, तो ये आ गया आपका ट्वाइस ए बी माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर बाई टू, तो ये आ जाएगा आपका माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई टू, करेक्ट। तो ये ऑप्शन कौन सा बन जाएगा आपका, सी। तो सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी, राइट। ये क्वेश्चन कौन सा है आपका, 49। डन, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ 3 बाय कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 3 बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज हाउ मच। देखो 3 बाय कॉट स्क्वायर थीटा, सो आपको पता है 3 तो बाहर निकाल लो, 3 बाहर निकाल लो, और ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस बाय साइन, तो ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, -3, राइट। इसका आंसर कितना आ गया, -3। तो कौन सा राइट ऑप्शन बन जाएगा इसका, ऑप्शन बी। सो बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस, -3, करेक्ट। डन, आगे बढ़ते हैं। मैं क्या बोला था, देखो आपके पास में एक सर्कल दिया हुआ है, आपके पास में दूसरा एक सर्कल दिया हुआ है, एक कॉर्ड है जो इस सर्कल को से टच करके जा रहा है, ये इसका सेंटर है, और ये ए है और ये बी है। तो आपसे पूछा है कि ए बी का लेंथ बताओ, राइट। आपसे पूछा है क्या, ए बी का लेंथ बताओ, लेकिन आपको दिया हुआ है कि बड़ा वाला सर्कल का जो रेडियस है वो 5 है और जो छोटा वाला सर्कल का रेडियस है वो 3 है, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, ये आपको दिया हुआ है 3, दिस इज 3 एंड दिस इज 5। तो अगर ये 3 है ये 5 है, आपको पता है ये जो है लाइन वो इस सर्कल पे क्या है, टेंजेंट है, और टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री पे होता है। तो ये 3 है ये 5 है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट ये कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। फिर आपको ये भी पता है किसी भी सर्कल में, इस बड़े वाले सर्कल में देखो ये तो सेंटर है ना, वो ये तो सर्कल है, सेंटर हो। अगर आप किसी भी सर्कल में बात करोगे तो सेंटर से जब आप किसी भी कॉर्ड पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो उसको बाइसेक्ट करता है, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। तो ये 4 है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। सो ये भी कितना आ जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर, आपका आंसर, मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। सो सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस, करेक्ट। डन। क्या कहता है, फ्रॉम द नंबर्स 3, 5, 5, 7, 7, 7, 9, 9, 9, 9, one number is selected at random. The probability of getting the mean of this number is, आपको चाहिए मीन, तो मीन तो पहले निकालना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ मीन, है ना, तो मीन कितना आएगा, देखो 3 + 5 + 5 10 + 7 7 7 21 + 9 9 9 9 36 बाय हाउ मच। टोटल नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, दिस इज कमिंग आउट टू बी 3 4 30 77, मीन आ रहा है आपका 7। तो आपको 7 चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी आपका आ जाएगा 7 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3, और टोटल कितने हैं 10। सो 3/10 इज द आंसर। तो आंसर कितना हो जाएगा, सी। तो सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर, ओके डन। चलो, थैंक यू सो मच।